हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में काले कानूनों की किताब मनु स्मृति को जलाया। महड़ सम्मेलन के दौरान कुछ प्रस्ताव रखे गए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पारित हुआ वह था कि हिंदू स्मृति और पुराण को नकारा जाए तथा समाज में विषमता का जहर घोल रहे हिंदू ग्रंथ मनु स्मृति को जलाया जाए। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मनु स्मृति अछूतों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए रचा गया एक षड्यंत्र है जो हमारे प्रगति में बड़ा बाधक है। इस कारण इसे जलाया जाना बहुत जरूरी है। यह ग्रंथ उच्च नीच तथा भेदभावपूर्ण विचारों से शूद्रों को पतन की ओर धकेलता है। वक्ताओं ने इसे विषमता, निर्दयता तथा अन्याय का समर्थक ग्रंथ कहा। इसके बाद 25 दिसंबर 1927 को रात को 9 बजे महड़ के सम्मेलन स्थल पर पंडाल के सामने खड्डा खोदकर चिता बनाकर सभी की मौजूदगी में काले कानून वाले ग्रंथ मनु स्मृति को जलाया गया। समण हिंदुओं के कलेजे पर डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई यह एक करारी चोट थी। इसके बाद समाज में कई तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। जर्मनी के प्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर किंग 1483-1546 ने पोप के पाप विमोचन पत्र को जलाकर यूरोप में धर्म क्रांति की शुरुआत की थी। इसी प्रकार कई लोगों ने अंबेडकर को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा। मनु स्मृति दहन से भारत के हिंदू धर्म के ठेकेदारों को भारी सदमा पहुंचा तो कुछ चुपचाप भारी बदलाव की आहट को सुन रहे थे। विटेनबर्ग में मार्टिन लूथर ने पोप का पाप विमोचन जलाने के बाद भारत में जातवादी व धार्मिक रूढ़वादियों पर ऐसा हमला डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। महड़ कस्बा भारत के मार्टिन लूथर डॉक्टर अंबेडकर का विटेनबर्ग बन गया। भारत के इतिहास में 26 दिसंबर 1927 का दिन हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उस दिन अंबेडकर ने मनु के काले कानूनों की किताब मनु स्मृति को आग के हवाले कर दी। हिंदुओं के सामाजिक ढांचे में बदलाव की मांग की थी। महड़ के इस सम्मेलन तथा इसमें मनु स्मृति जैसे ग्रंथ को जलाने के दूरगामी परिणाम हुए। भारत के इतिहास में अछूतों में सामाजिक जागृत के लिहाज से यह एक ऐतिहासिक दिन था। खास बात यह भी है कि हम सत्याग्रह में विनोबा महादेव, वाडवल जैसे मराठा वृद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी सक्रियता से शामिल हुए, लेकिन ब्राह्मणवादी अखबारों ने इस घटना के निंदा में खूब लिखा। शंकराचार्य भी तिलमिला गए। यही नहीं, कुछ अछूत नेता भी महड़ सत्याग्रह व मनुस्मृति के खिलाफ में बोले। अंबेडकर के भाषण के बाद सभा समाप्ति से ठीक पहले बंबई से
गए ब्राह्मण दल व सत्य शोधक के नेता जेठे व जवलकर कार से वहां पहुंचे और अपने भाषण में कहा, अंबेडकर के बराबर ज्ञानी व कर्तव्यपरायण नेता अछूतों में कोई नहीं है। वे आपके कल्याण के लिए जी जान से प्रयास कर रहे हैं। आपको इनके पीछे चलना है। अपना भला काल्पनिक ईश्वर नहीं बल्कि अंबेडकर ही आपके दुख दर्द दूर कर सकते हैं। या आपके सेनापति हैं। इसलिए या जैसा कहें वैसा ही करना। दोपहर भोजन के बाद यह घटना यूं हुई। वहां बहुत दूर से महिलाओं का भी एक दल आया हुआ था। एक वृद्ध महिला डॉक्टर अंबेडकर को देखकर जोर जोर से रोने लगी और जब अपनी आंखों के सामने अंबेडकर को देखा तो चुप हुई। उसको अंबेडकर ने ढंढास बंधाया। महान संघर्ष ने जहां एक ओर अछूतों की जागृति का बीज बोया, वहीं समाज व सरकार को भी अछूतों की एकता व संघर्ष की ताकत का एहसास हुआ। इसके बाद बाबा साहब अछूतों के दिलों में और अधिक बस गए। उनकी प्रतिभा व नेतृत्व की प्रसिद्धि भारत के कोने कोने में फैल गई। बाबा साहब अछूतों के हितैषी बड़े नेता के रूप में उभर गए थे। महान सम्मेलन से उनके राजनीतिक कौशल का भी लोगों ने लुहा माना। सम्मेलन के दौरान मनुस्मृति जलाए जाने पर बाद में डॉक्टर अंबेडकर को पूछे जाने पर कहा, सदियों से हाशिए पर डाल दिए गए अछूत समाज की गरीबी, दरिद्रता, पीड़ा व दुर्दशा पर हिंदुओं का ध्यान खींचने के लिए सिर हथेली पर रखकर हमने यह महान कार्य किया। बाबा साहब के क्रांतिकारी समाज सुधारक ब्राह्मण सहयोगी अपने सामाजिक आंदोलनों में अछूतों के अलावा कुछ ब्राह्मण समाज सुधारकों व क्रांतिकारियों ने डॉक्टर अंबेडकर का पूरा साथ दिया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि ऐसे प्रगतिशील विचारकों व सुधारकों को सवर्ण हिंदू समाज बिरादरी से बाहर कर कई तरह से प्रताड़ित करता था। लेकिन ऐसे अपमान को सहन करते हुए भी कुछ लोग बाबा साहब के साथ हर आंदोलन में शामिल रहे। गंगाधर, नीलकंठ सहस्त्र बुद्धे सारस्वत ब्राह्मण समाज से थे। महासत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति दहन का जब प्रस्ताव पारित हुआ था तो स्वयं सहस्त्र बुद्धे जी ने ही अपने हाथों से वहां बनाई हुई चिता पर मनुस्मृति का दहन किया। वे कुछ समय के लिए बाबा साहब द्वारा चलाए जा रहे जनता साप्ताहिक अखबार के संपादक भी रहे। वे समाज समता संघ के सक्रिय कार्यकर्ता और कामगार आंदोलन के नेता भी थे। इस प्रकार अनंत राव विनायक चित्रे डॉक्टर अंबेडकर के ब्राह्मण सहयोगियों में से एक बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी थे। महान सत्याग्रह सम्मेलन की सफलता में उनका सबसे बड़ा योगदान था। महाड़ के चावदार तालाब में जाकर पानी पीने का प्रस्ताव उन्होंने ही महाड़ सत्याग्रह सम्मेलन में रखा था। इन जैसे कुछ अन्य गैर ब्राह्मण सहयोगियों ने महाड़ सत्याग्रह से
पहले गांव-गांव जाकर खूब प्रचार किया। महाड़ सम्मेलन के समाप्त होने के बाद अंबेडकर अपने सहयोगियों के साथ महाड़ की बुद्धकालीन गुफाएं देखने गए, जिन्हें देखकर वे काफी गौरवान्वित व भाव विभोर हो गए। इस दौरान अछूतों को यह आशंका थी कि महाड़ सम्मेलन से तिलमिलाए हिंदू रूढ़वादी लोग बैर भावना से रास्ते में बाबा साहब पर हमला कर सकते हैं। इसलिए उनके गरीब अनुयायियों ने रास्ते में जगह जगह सुरक्षा का बंदोबस्त किया। रास्ते में कई जगह अछूतों ने अपने राजा यानी बाबा साहब का स्वागत किया। 2 जनवरी 1928 को वे बंबई लौट आए। अमरावती सम्मेलन। महाड़ तालाब के पानी के उपयोग के लिए चलाए गए सत्याग्रह की घोषणा से विदर्भ अमरावती के लोगों द्वारा किए जाने वाले मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह को भी बल मिला। यहाँ के अछूत नेता वहाँ के प्रसिद्ध अम्बा देवी मंदिर के व्यवस्थापकों को मंदिर प्रवेश के लिए नोटिस दे चुके थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शूद्रों का मंदिर प्रवेश अधर्म है, इसलिए यहाँ कतई संभव नहीं है। इसके बाद उस इलाके के अछूत नेता पंजाबराव देशमुख तथा जी.ए. गवई आदि नेताओं ने 13 नवंबर 1927 को एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को आमंत्रित किया। बाबा साहब को देखने व सुनने के लिए लोगों में बड़ा उत्साह था। 13 नवंबर को यह सम्मेलन अमरावती के इंद्र भुवन थिएटर में आयोजित किया। इसमें भाग लेने वाले प्रमुख नेताओं में के.सी. देशमुख, देवराव नाईक, प्रधान आर.डी. कोवली थे। सम्मेलन में अध्यक्ष पद पर बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू होने के कारण अछूतों का हिंदू मंदिरों में प्रवेश पाने का पूरा अधिकार है, चाहे वह मंदिर सार्वजनिक हो या निजी। उन्होंने इस परंपरा की कड़ी निंदा की कि सदियों से अछूतों का मंदिर प्रवेश वर्जित है, इसलिए वे अपना अधिकार खो चुके हैं। सम्मेलन में वक्ताओं के जोशीले भाषण व अछूतों की जागृति को देखकर बम्बई प्रदेश की काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर तथा अम्बा देवी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष ने आग्रह किया कि दूसरे दिन सम्मेलन नहीं करें। मंदिर कमेटी ने भरोसा दिलाया कि वह दलितों के मंदिर प्रवेश से इनकार कर फिर से विचार करेंगी तथा अगले 3 महीने में अपने फैसले के बारे में बता देंगे। यह सब अछूतों में आई चेतना का ही असर था। नासिक के काला राम मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह। हिंदू धर्म में समानता व स्वाभिमान के लिए बाबा साहब ने महान सत्याग्रह वहाँ के तालाब का पानी अछूतों के उपयोग के लिए किया गया। तो दूसरा बड़ा आंदोलन नासिक सत्याग्रह वहाँ के काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए किया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी द्वारा दांडी मार्च से 10 दिन पहले 2 मार्च 1930 को अंबेडकर ने नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह किया था।
इस सत्याग्रह से पहले देश में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटे जिनकी जानकारी पहले दिया जाना उचित होगा। ब्रिटिश शासन की एक महत्वपूर्ण घटना साइमन कमीशन का भारत आना। भारत में राजनीतिक असंतोष फैलता जा रहा था। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि 1919 के कानून के तहत दिए गए राजनीतिक सुधारों में बदलाव कर कुछ और सुविधाएं दी जाए। सरकार ने संविधान सुधार मंडल की नियुक्ति की, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसमें ब्रिटिश हाउस के कुल 6 सदस्य थे। सरकार ने घोषणा की कि यह कमेटी भारत में राजनीतिक सुधार के बारे में भारतीय नेताओं की गवाही लेने का काम करेगी। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। सन 1919 में मांगटेयू चेम्सफोर्ड योजना में सुधार तथा संशोधन पेश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया, जो 3 फरवरी 1928 को बंबई आकर उतरा। उस दिन पूरे भारत में हड़ताल रखी और कमीशन का बहिष्कार शुरू हुआ। साइमन कमीशन जहां भी गया, गो बैठक साइमन साइमन वापस जाओ के नारे लगाए और काले झंडे दिखाए। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का पूरी तरह से बहिष्कार किया था। साइमन कमीशन की मदद के लिए भारत सरकार ने सेंट्रल असेंबली द्वारा निर्वाचित सदस्यों की सिलेक्ट कमेटी बनाई। उसी प्रकार राज्यों में सिलेक्ट कमेटी बनाई। बंबई प्रांत की सिलेक्ट कमेटी में अंबेडकर चुने गए, लेकिन कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उस पर मतभेद होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तखत नहीं किए। उन्होंने अलग से अपने द्वारा तैयार की गई स्वतंत्र रिपोर्ट को पेश किया, जिसमें उन्होंने सिंध को बंबई प्रांत से अलग करने का विरोध किया। दरअसल भारत में मुस्लिम बहुमत प्रांतों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से मुस्लिम नेता यह मांग कर रहे थे। अंबेडकर ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन संघ का विरोध करते हुए कहा कि पृथक चुनाव तथा सांप्रदायिक संरक्षण प्रजातंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है। संख्या के आधार पर सीटें सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन चुनाव बालिग मतदाताओं से ही होना चाहिए। बंबई की काउंसिल में 140 मेंबर हों, जिनको 33% मुस्लिम मेंबर और 15% दलित जात के सदस्य हों। प्रांतीय मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए, गवर्नर की नहीं। सरकारी नौकरियों में भारतीयकरण जल्दी हो तथा प्रांतीय मंत्रिमंडल पूरी तरह से जिम्मेदार हो। बाबा साहब अम्बेडकर के यह विचार उनकी राष्ट्रभक्ति के परिचायक हैं। मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति का राष्ट्रीयता के आधार पर जितना अधिक विरोध डॉक्टर अंबेडकर ने किया, उतना तो कांग्रेस ने भी नहीं किया था। साइमन कमीशन को सहयोग देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विरोधियों ने उन्हें देशद्रोही व ब्रिटिशों का पिट्ठू कहा था।
सवर्ण नेता साइमन के सामने समाज की ऐसी तस्वीर पेश करते थे जैसे यहाँ छुआछूत जैसी कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने का अछूतों का फैसला स्पष्ट है। छुआछूत सवाल सामाजिक है, फिर भी उसके समाधान के लिए राजनीतिक उपाय किए जा सकते हैं। सवर्ण लोग इनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब ब्रिटिश संसद में भारतीयों को स्वराज देने का विचार किया जाएगा तो अछूतों के अधिकारों का भी ख्याल रखा जाए। इसी उद्देश्यों से वे साइमन से मिले थे और अपनी मांगों की विस्तृत रिपोर्ट दी। 23 अक्टूबर 1928 को पूना में साइमन कमीशन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने गवाही दी। दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। अंबेडकर ने 3 महीने कड़ी मेहनत कर जो रिपोर्ट पेश की थी उसकी उनके आलोचकों ने भी कुछ विचारकों ने उन्हें चकमक पत्थरों के एक हीरा संबोधित कर गौरवान्वित किया। साइमन कमीशन को सहयोग देने से सभी राष्ट्रीय नेता अंबेडकर से भारी नाराज हुए। देशद्रोही का आरोप लगाया, लेकिन अंबेडकर ने इसकी कतई परवाह नहीं की और राष्ट्र हित के काम में लगे रहे। साइमन रिपोर्ट तैयार होने पर न केवल उन्होंने दस्तखत किए बल्कि 17 मई 1929 को 94 पेज की अपनी बनाई रिपोर्ट भी जोड़ दी। मिनट ऑफ डिसेंट नामक इस रिपोर्ट को जब उन नेताओं ने पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गईं और अंबेडकर की राष्ट्रभक्ति पर शक करने की गलती का एहसास करने लगे। तिलक अखबार केसरी ने तब लिखा था, डॉक्टर अंबेडकर के विचार किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता के हैं। बम्बई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त। इस प्रकार दलितों की 18 संस्थाओं ने कमीशन के सामने अपने मत प्रस्तुत किए और सभी ने दलितों के लिए अलग चुनाव का समर्थन किया। उधर बहिष्कृत हितकारिणी सभा ने भी अंबेडकर के ही विचारों का समर्थन किया और यह मांग करी कि अछूतों को सेना, नाविक दल व पुलिस दल में भर्ती का अधिकार दिया जाए। जून 1928 में अंबेडकर बम्बई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। वकालत में जातिवाद तथा सामाजिक आंदोलनों में अधिक सक्रियता के कारण डॉक्टर अंबेडकर की वकालत में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्होंने इस नौकरी को स्वीकार किया। वहां अध्यापन के साथ सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहते थे और अगस्त 1928 में उन्होंने दलित जाति शिक्षण समिति की स्थापना की, जिसके तहत शिक्षा के प्रचार का काम किया जाने लगा। सरकार ने इस योजना का स्वागत किया और हाई स्कूल के विद्यार्थियों के हॉस्टल में आवास सुधार के लिए सालाना 9,000 रुपये मंजूर किए। सरकारी आर्थिक सहायता से जब काम नहीं चला तो अंबेडकर ने हिंदू, फारसी, मुस्लिम, ईसाई सबसे मानवीय आधार पर आर्थिक मदद मांगना शुरू कर दिया। अछूत विद्यार्थियों को सवर्ण हिंदुओं के स्कूलों में
एडमिशन नहीं मिलता था। उसके लिए भी अम्बेडकर को लगातार संघर्ष करना पड़ता था। हिंदू धर्म में अछूतों की दयनीय दशा की तरफ सवर्णों का द्वारा कोई ध्यान नहीं देने के कारण अम्बेडकर में विद्रोह की भावना बढ़ती होती जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद अब तक उनके मन में हिंदू धर्म को छोड़ने का विचार नहीं आया था। वे तो यही चाहते थे कि हिंदू व्यवस्था में ही सुधार हो और अछूतों को समानता का अधिकार मिले। अप्रैल 1929 में रत्नागिरी जिले में दलित जात परिषद का डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में चिपलूण में सम्मेलन हुआ। खास बात यह थी कि उस समारोह में अंबेडकर ने अपने ब्राह्मण सहयोगी देवराज नाइक को भी बुलाया, जिसने वैदिक मंत्रों के साथ हजारों अछूतों को यज्ञोपवीत पहनाए। ऐसा करना इसलिए जरूरी समझा ताकि रूढ़वादी हिंदुओं में सुधार के प्रति सोच पैदा हो। लेकिन काफी समय तक प्रयासों के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। 29 मई 1929 को जलगांव की दलित जात परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि समय के अनुसार सवर्ण हिंदुओं के व्यवहार के बदलाव नहीं हुआ तो अछूत समाज को किसी दूसरे धर्म का आश्रय लेना पड़ेगा। अछूत लोग अब मरे जानवरों को उठाने का काम नहीं करेंगे और समानता के हक के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। समाज समता संघ सुधारवादी दिशा में आगे बढ़ रहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई में समाज समता संघ की स्थापना की थी और यह संघ अछूतों के नागरिक अधिकारों के सक्रिय समर्थन में सतर्क और सचेत रहता था। इसी संघ के द्वारा 500 महारों को बंबई में मार्च 1928 में आयोजित सभा में जनेऊ धारण करवाए थे और अंबेडकर भी वहां मौजूद थे। दादर बंबई में हर साल गणेश उत्सव पर मेला आयोजित होता था। एक बार वहां के मुखिया ने समाज समता संघ को सूचित किया कि उस उत्सव में किसी भी अछूत को आने नहीं दिया जाएगा और उस पंडाल की तरफ तो आंख उठाकर भी नहीं देख सकते जिसमें गणेश प्रतिमा स्थापित होगी। इससे अछूतों में भारी आक्रोश फैला और मूर्ति स्थापना के दिन सैकड़ों अछूत वहां आकर अंदर जाने की मांग करने लगे। सवर्णों ने पुलिस को बुला लिया, लेकिन भीड़ वहां डटी रही। थोड़ी देर में वहां अंबेडकर आ गए। उन्होंने एक ओर आक्रोशित भीड़ को शांत किया तो दूसरी ओर उत्सव के आयोजकों को समझाया कि यह एक सार्वजनिक उत्सव है और इसमें भाग लेने के लिए अछूतों को नहीं रोका जा सकता। इसी बीच भीड़ बढ़ गई और उनकी मांग को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा था। आखिर आयोजकों ने मजबूर होकर अछूतों को पंडाल में आने की छूट दी। केसरी अखबार के संपादक बाल गंगाधर तिलक के पुत्र श्रीधर पंत तिलक बाबा साहब के सामाजिक आंदोलन
से काफी प्रभावित थे और इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। दोनों में सगे भाई से बढ़कर प्रगाढ़ता थी। वह समाज समता संघ संगठन में बहुत सहयोग करते थे। उन्होंने तो इसकी शाखा का कार्यालय अपने घर में ही खोल दिया था। छुआछूत व जातीय भेदभाव के अंधकारपूर्ण माहौल में उन्हें समाज सुधार के विषय में आगे आकर जो साहस दिखाया वह बहुत ही श्रेष्ठ कार्य था। लेकिन बाद में उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिससे एक साहसी समाज सुधारक खो दिया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर की सामाजिक गतिविधियां का क्षेत्र बम्बई प्रांत व महाराष्ट्र तक सीमित था, लेकिन उनकी प्रतिभा, योग्यता व नेतृत्व क्षमता की ख्याति पूरे भारत में पहुंच चुकी थी। वे अब राष्ट्रीय नेता का सम्मान पा चुके थे, लेकिन अब भी उन्हें कदम कदम पर हिंदू समाज से अपमानित होना पड़ता था। बंबई सरकार ने अछूतों व आदिवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें ए.बी. ठक्कर, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर सोलंकी 3 मेंबर थे। समिति के पास अलग अलग इलाकों से कई शिकायतें मिली कि अछूत विद्यार्थियों को अन्न के साथ क्लास में बैठने नहीं दिया जाता और उनको स्कूल के बरामदों में बैठना पड़ता है। कमेटी के एक मेंबर के हैसियत से डॉक्टर अंबेडकर एक स्कूल में गए तो हेड मास्टर ने उन्हें स्कूल में आने से रोक दिया। 23 अक्टूबर 1929 को खानदेश के एक दौरे पर अंबेडकर का फिर ऐसे ही अपमान किया। अंबेडकर जब 40 गांव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो अछूत समाज ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत के बाद जब उन्हें अपने स्थान पर ले जाना चाहा तो सभी तांगे वालों ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने तांगे में बैठाने से मना कर दिया। आखिर फिर एक तांगे वाला इस शर्त पर तैयार हुआ कि कोई अछूत तांगा चलाए और वह खुद पैदल चलेगा। अंबेडकर तांगे में बैठ गए और एक अछूत ने घोड़े की लगाम संभाल ली, लेकिन से तांगा चलाने का अनुभव नहीं होने के कारण घोड़ा बिदक गया और तांगा पलट गया। अंबेडकर तांगे से जमीन पर बुरी तरह गिर पड़े। उनके दाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। बाबा साहब कई दिनों तक खाट पर लेटे रहे और पीड़ा झेलते रहे। इस चोट की पीड़ा उन्हें उम्र भर हल्के रूप में सताती रही। अछूतों की भी इच्छा हुई कि वे काला राम के दर्शन करें। नासिक हिंदुओं का एक बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ गोदावरी नदी के किनारे एक मंदिर है, जिसमें राम की काली मूर्ति स्थापित है। इसी कारण काला राम मंदिर कहा जाता है। रामनवमी के दिन यहाँ 15 दिन तक लक्खी मेला आयोजित होता है और रथ यात्रा भी निकाली जाती है। काला राम रथ में बैठकर गोदावरी में स्नान करने जाते हैं। रथ को हिंदू लोग ही खींचते हैं और गोदावरी में स्नान कर मंदिर में दर्शन करते हैं। यह सब वहाँ के अछूतों के लिए मना था,
लेकिन इस बार अछूतों की इच्छा हुई कि वे भी राम का रथ खींचे, गोदावरी में स्नान करें, फिर मंदिर में अन्य हिंदुओं की तरह दर्शन भी करें। वहां के अछूत पिछले 5 वर्ष से इसकी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने एक नहीं सुनी। अछूत लोग बाबा साहब के महान सत्याग्रह में नेतृत्व से परिचित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि वे यहाँ भी नेतृत्व करें और बाबा साहब ने स्वीकार भी कर लिया। 2 मार्च 1930 को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को भेजकर प्रचार शुरू कर दिया। उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर ने 2 मार्च 1930 को नासिक सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी भारतीयों को राजनीतिक आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों की सामाजिक समानता व स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों ही अहिंसात्मक आंदोलन थे। 2 मार्च को गांधी जी ने अपने आंदोलन की सूचना वायसराय को भेज दी। भारत के इतिहास में 1930 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष दांडी यात्रा भी निकली थी। बाबा साहब 2 मार्च 1930 को बंबई से नासिक पहुंच गए। उनकी अध्यक्षता में वहां एक विशाल सभा हुई, जिसमें यह घोषणा की गई कि चाहे कितनी भी ही मुश्किलें आए, लेकिन सत्याग्रह किया जाए। उन्होंने कहा, मंदिर प्रवेश से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हमें यह भी मालूम है कि मंदिर में पत्थर की मूर्ति लगी हुई है। उसके दर्शन से हमारी समस्याएं हल होने वाली नहीं है। यह सत्याग्रह तो सवर्ण हिंदुओं के मन की परीक्षा के लिए है कि हिंदू लोग जितने अपने धर्म के मानवतावादी होने का दावा करते हैं, व्यवहार में भी ऐसे हैं या नहीं। दोपहर 3 बजे अछूतों का एक बड़ा जुलूस, जो 4-4 की कतारों में बहुत ही अनुशासित था तथा 1 मील लंबा था, काला राम मंदिर की ओर चल पड़ा। जुलूस के आगे सैनिक बैंड बज रहा था। बैंड के पीछे समता सैनिक दल के सदस्य, फिर 500 अछूत स्त्रियां और उनके पीछे अछूत भाइयों की हजारों की अनुशासित भीड़ थी। नासिक के इतिहास में 15,000 लोगों का इतना विशाल यह पहला जुलूस था। जुलूस का नेतृत्व बाबा साहब कर रहे थे, जिसमें शामिल नर नारी मंदिर में राम के दर्शन करना चाहते थे। जुलूस मंदिर के पास आते ही मंदिर प्रबंधकों ने मंदिर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। थोड़ा इंतजार किया, लेकिन उन्होंने दरवाजे नहीं खोले। आखिर गोदावरी नदी के घाट पर पहुंचकर जुलूस सभा में बदल गया। संघर्षशील भाषणों के बाद स्त्री पुरुषों ने सत्याग्रह की शपथ ली। उस दिन रात को एक सभा ने मंदिर के सभी दरवाजों के सामने सत्याग्रह करना तय हुआ।
मिशन। मैं बहादुर सैनिक का बेटा हूँ, किसी कायर का नहीं। दूसरे दिन 3 मार्च को मंदिर प्रवेश सत्याग्रह शुरू हो गया, लेकिन मंदिर पर पुलिस की सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था थी। दरवाजे बंद थे। अंग्रेज पुलिस अधीक्षक रेनाल्ड्स ने मंदिर के पास ही अपने ऑफिस का डेरा डाल दिया। सरकार ने आदेश निकाला कि मंदिर के आसपास पत्थर, लाठी, लकड़ी, हथियार आदि लाना मना है। मंदिर के चारों दरवाजे घेर कर 125 पुरुष और 25 स्त्रियां सत्याग्रही स्वर ताल के साथ भजन धुन गाते हुए बैठ गए। इस प्रकार रोजाना सत्याग्रह होता रहा और दरवाजे बंद रहे। अगले दिन महीने तक सत्याग्रह चलता रहा और जिसके बाद रामनवमी भी आ गई। उस दिन रथ यात्रा होनी थी। पूरी तरह से सजा रथ मंदिर के सामने खड़ा था। सत्याग्रह समिति के अछूतों ने मांग की कि रथ खींचने में उन्हें भी शामिल किया जाए। आखिर एक सिटी मजिस्ट्रेट ने समझौता कराया कि सवर्ण हिंदू युवक और अछूत युवक दोनों मिलकर रथ को खींचेंगे। अछूत भाई भी इसके लिए तैयार थे। बाबा साहब भी मौके पर मौजूद थे। दरअसल यह समझौता तो एक षड्यंत्र था। हिंदुओं की मंशा तो कुछ और ही थी। नासिक के एक दलित नेता दादा साहेब गायकवाड़ को किसी तरह यह मालूम हो गया कि सवर्ण हिंदू अछूतों पर हमला करेंगे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा, आपका जीवन खतरे में है, इसलिए आप यहाँ से फौरन चले जाएं। मोटर गाड़ी उधर तैयार खड़ी है। यह सुनकर बाबा साहब निडरता के साथ बोले, आप मुझे अच्छी सलाह नहीं दे रहे। मैं एक बहादुर सैनिक का बेटा हूँ, किसी कायर का नहीं हूँ। मैं डरपोक नहीं हूँ। मेरा चाहे जो हो, मौत के डर से मैं यहाँ से कतई नहीं हटूंगा। दूसरों की जान खतरे में डालकर अपनी जान बचाने के लिए मैं भागने वाला नहीं हूँ। दादा साहेब गायकवाड़ यह सुनकर चुपचाप खड़े रहे, आगे एक शब्द भी बोल नहीं पाए। रामनवमी के दिन मंदिर का एक दरवाजा खोल दिया। मंदिर में सवर्ण हिंदुओं की भीड़ जाने लगे तो इसमें कुछ अछूत भी मंदिर की ओर बढ़े तो धक्के मारकर उन्हें निकाल दिया। वे पीछे की ओर जाने लगे तो भीड़ ने रोक दिया। पुलिस डंडे मारने लगी, लेकिन दर्शन की आस में अछूत युवक वहीं डटे रहे। आखिर पुलिस थक गई तो उन्हें हिरासत में ले लिया। फिर पुलिस ने सिर्फ बच्चों व स्त्रियों के लिए अनुमति दी तो कुछ अछूत स्त्रियां अंदर जाने लगी तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया और बाद में उनके साथ बहुत बेइज्जती की। लगभग 1 लाख लोग रथ यात्रा को देखने आए थे। मंदिर में सवर्ण हिंदुओं ने समझौता भंग करके अछूत युवकों पर हमला कर मारपीट शुरू कर दी। जिस समय दूसरे हिंदू रथ को खींचते हुए एक सकरी गली में ले जाकर खड़ा कर दिया और गली के दोनों ओर सशस्त्र सशस्त्र पुलिस खड़ी कर दी ताकि कोई अछूत रथ के पास न आ पाए। लेकिन कुछ अछूत
बलवान युवक पुलिस की घेराबंदी तोड़कर रथ तक पहुंच ही गए। उन्होंने रथ की रास थाम ली और उसे खींचने वाले ही थे कि चारों ओर से उन पर पत्थरों व लाठियों से हमला कर दिया। वे खून से लथपथ थे। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर भी वहां पहुंच गए। उन पर भी पत्थरों से हमला किया, जिससे उनको काफी चोटें आई। दोनों पक्षों के बीच वहां जोरदार संघर्ष छिड़ गया। बाबा साहब अछूतों को अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे थे। वे अपने नेता की रक्षा के लिए सतर्क और सचेत होकर उनको घेर कर खड़े हो गए। उस दिन पूरे नासिक में सवर्ण हिंदुओं और अछूतों के बीच खुला संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में ज्यादातर अछूत ही घायल हुए, क्योंकि उन्हें अहिंसात्मक रहने का आदेश अंबेडकर द्वारा मिल चुका था। यदि अछूत सवर्णों के हमले का करारा जवाब देते तो नतीजा कुछ और ही होता। पुरुषों के साथ अछूत महिलाओं को भी निर्दयता से पीटा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अछूतों पर हमला, लेकिन अंबेडकर का सत्याग्रह अहिंसात्मक। दोनों ओर से संघर्ष चल रहा था, फिर भी अछूत स्त्री पुरुष एक जुलूस के रूप में मार खाते व जान को खतरे में डालते हुए गोदावरी के घाट की ओर जा रहे थे, जहां अछूतों को स्नान करने की मनाही थी। उस समय लगभग 5000 सवर्ण नर नारी स्नान कर रहे थे, तो कुछ पूजा पाठ में लीन थे। मौका देखकर कुछ अछूत स्त्री पुरुषों ने भी वहां स्नान करना शुरू कर दिया। यह देखकर पुलिस ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वे स्नान करते रहे। जहां जहां अछूतों ने स्नान किया, वहां पुलिस ने गोदावरी नदी में कूदकर अपने डंडों से मारकर अपवित्र जल को पवित्र किया। इसके बाद सवर्ण हिंदुओं ने भी अछूतों पर हमला बोल दिया। गंभीर चोटें आईं और खून से लथपथ हो गए। पूरे मेले में हाहाकार मच गया। इससे हिंदू तीर्थ यात्रियों में भी भगदड़ मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस तरह मेला भंग हो गया। इसके बाद बाबा साहब व उनके साथियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इस आंदोलन में भी अछूत न तो कालाराम मंदिर में दर्शन कर सके, न रथ खींच सके और न ही गोदावरी में स्नान कर सके। इसके बाद बाबा साहब व अछूत समाज की यह मान्यता और पक्की हो गई कि हिंदू धर्म में सदियों से सेवा कर रहे मेहनतकश अछूतों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस सत्याग्रह के बाद अछूतों के आक्रोश को देखकर अगले 1 साल तक मंदिर प्रबंधकों को मंदिर के दरवाजे बंद रखने पड़े। मंदिर प्रवेश के लिए किया गया सत्याग्रह आखिर रथ यात्रा में केंद्रित हो गया। कलेक्टर ने रथ यात्रा की प्रथा ही बंद कर दी, क्योंकि रथ यात्रा के समय अंबेडकर के अनुयायी सत्याग्रह की घोषणा करते थे। रथ के बिना सिर्फ मूर्ति को स्नान करने के लिए ले जाने की इजाजत दी गई। आखिर 1931 में उस पर भी रोक लगा दी गई। मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के कारण नासिक जिले के अछूतों को काफी सामाजिक उत्पीड़नों का सामना
करना पड़ा। सवर्णों ने स्कूलों में प्रवेश बंद कर दिया, रास्ते भी बंद कर दिए, गांव में रोजमर्रा की चीजें देना बंद कर अछूतों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। लेकिन सत्याग्रह जारी रहा। इसके बाद अम्बेडकर गवर्नर फ्रेडरिक से मिले और न्याय की मांग करे। इसी दौरान कुछ उत्साही अछूतों ने कह दिया कि अब धर्म परिवर्तन करना ही उचित होगा, लेकिन बाबा साहब ने उन्हें रोक दिया। इस समय कुछ समाज सुधारक नेताओं ने बाबा साहब से मिलकर आग्रह किया कि सनातनी हिंदुओं का हृदय परिवर्तन के लिए उन्हें समय देवें। सेठ बिरला ने भी अप्रैल 1930 में अंबेडकर से बंबई में भेंट करी। काला राम मंदिर के बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा था, इसलिए बीच में स्थगित हुआ मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह फिर से शुरू कर दिया और अक्टूबर 1935 तक जारी रहा। मंदिर भी कई साल तक बंद रहा। आखिर मंदिर प्रवेश पर सरकार ने कानून बना दिया और अक्टूबर 1935 में काला राम मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए भी खोल दिए गए। इस सत्याग्रह के दौरान कुछ सिखों ने अछूतों की भारी मदद की। वे सत्याग्रह के समर्थन के लिए गांधी जी के पास गए, लेकिन गांधी जी ने उन्हें उल्टा यह कह दिया, सत्याग्रह विदेशियों के खिलाफ किया जाना चाहिए और अपने ही देश के लोगों के खिलाफ सत्याग्रह करना उचित नहीं। इस संबंध में गांधी जी ने यह भी सुझाव दिया कि यदि सवर्ण हिंदू अछूतों को पुराने मंदिरों में नहीं जाने देते तो उनके लिए नए मंदिर बनवा दिए जाने चाहिए। लेकिन गांधी यह अच्छी तरह जानते थे कि ऐसा कतई संभव नहीं है। उन्हें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों की स्वतंत्रता व समानता स्वीकार थी, लेकिन अछूतों की नहीं, क्योंकि वे वर्ण व्यवस्था के पक्षधर थे। बाद में हिंदू मंदिरों को अछूतों के लिए खोलने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हिंदू धर्म का एक बड़ा अछूत वर्ग हिंदू चंगुल से निकल न भाग जाए। नासिक मंदिर का सत्याग्रह चल ही रहा था। उसी दौरान अछूत नेताओं को साइमन कमीशन की रिपोर्ट का भी इंतजार था। रिपोर्ट मई 1930 में आई। उसके तुरंत बाद अंबेडकर की अध्यक्षता में अछूत नेता एक अखिल भारतीय सम्मेलन की योजना बना रहे थे। नागपुर में एक स्वागत समिति बनाकर नागपुर में ही सम्मेलन रखने का तय किया। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर को अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया। आखिर लंबे समय बाद मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसमें भारतीय दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई, क्योंकि भारत की राजनीतिक पार्टियों में कोई समझौता नहीं हुआ था। इसलिए कमीशन ने पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ही नए सुधारों की सिफारिश की, लेकिन शर्त यह रखी गई कि प्रांत के गवर्नर से योग्यता का सर्टिफिकेट लेकर ही दलित जात का कोई सदस्य चुनाव में खड़ा हो सकेगा। यह शर्त दलितों के लिए अपमानजनक थी, जिसका अंबेडकर ने पुरजोर विरोध किया।
कमीशन ने 250 केंद्रीय विधानसभा की सीटों में से 150 हिंदुओं को दी। अछूतों को शामिल करते हुए संयुक्त चुनाव प्रणाली हिंदुओं तथा अछूतों के लिए रखी गई। नागपुर अधिवेशन, सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष का आह्वान। 8 अगस्त 1930 को नागपुर में दलित जात डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस का पहला अधिवेशन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत एक संगठित देश बन सकता है, लेकिन उसके सामाजिक ढांचे के सुधार पर गौर करना होगा। किसी एक ही जात, विशेषकर हिंदुओं को सारी राजनीतिक सत्ता सौंप दी तो यह दूसरे वर्ग के हित में नहीं होगा। यदि एक वर्ग ही अपना वर्चस्व बनाए रखेगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का गला घोट जाएगा। एक व्यक्ति एक मूल का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं के अलावा पिछड़े आदिवासी कबीले व घुमक्कड़ समुदायों को भी उनकी संख्या के अनुसार अधिकार देने की भी मांग की। साइमन कमीशन के बारे में उन्होंने कहा कि गवर्नर द्वारा योग्यता का प्रमाण पत्र मांगना एक प्रकार की मनमानी है। यदि गवर्नर एक क्षेत्र में एक ही दलित को प्रमाण पत्र देता है तो फिर वहां चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारी भलाई किस बात में है, इसका फैसला करने का हक हमारा है, गवर्नर का नहीं, और हम अपने हितों का अच्छी तरह जानते हैं। सम्मेलन में दलित जाति कांग्रेस के उद्देश्यों की घोषणा करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, स्वराज के शासन विधान में ही हम राजनैतिक सत्ता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा उद्धार होगा। इसलिए हमारा लक्ष्य स्वराज ही होना चाहिए। इस अवसर पर गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर भी विचार रखें। उन्होंने कहा कि इससे जन चेतना तो आई है, लेकिन यदि इसे व्यापक बनाया होता तो परिवर्तन की एक बड़ी क्रांति हो सकती थी। अंबेडकर ने कहा कि क्रांति व सामाजिक परिवर्तन में बड़ा फर्क है। क्रांति से सिर्फ राजनीतिक सत्ता का एक दल से दूसरे दल के हाथों में चली जाती है या एक देश से दूसरे देश के हाथों में। इसलिए अछूतों को सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष करना चाहिए। आगे कहा कि ब्रिटिश शासन में कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, लेकिन स्वराज में ही अछूतों को राजनीतिक सत्ता हासिल हो सकती है। अंबेडकर ने गांधी व कांग्रेस दोनों की आलोचना की, क्योंकि कांग्रेस ने जात पात व छुआछूत के खिलाफ कोई लक्ष्य नहीं बनाया और गांधी ने भी इसके खिलाफ कोई सत्याग्रह या उपवास नहीं किया। इसलिए हमें इनसे अलग रहकर अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। नागपुर सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार की खुलकर आलोचना की। उन्होंने ब्रिटिश शासकों को भी सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी अधिकार नहीं देने का दोषी बताया। यह भी कहा कि ब्रिटिश काल में देश में 29 बड़े अकाल पड़े, जिनमें 3 करोड़ लोग बेमौत मारे गए। देश में यह विकराल गरीबी अंग्रेजों की आर्थिक शोषणकारी नीतियों का परिणाम थी। इसलिए अंबेडकर ने दलित वर्ग को
गुलामी के बेड़ियों को तोड़कर स्वराज हासिल करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि केवल राजनैतिक शक्ति पाने से सभी समस्याओं का हल नहीं हो जाएगा। अतः अछूतों को सामाजिक सुधार व परिवर्तन पर जोर देना होगा, शिक्षा का प्रसार करना होगा, सामाजिक कुरीतियों व व्यक्तिगत बुराइयों को छोड़ना होगा तथा समाज के अन्य वर्गों के साथ समान स्तर पर जोड़ना होगा। सम्मेलन के अंत में अंबेडकर ने कहा कि हमारा आंदोलन बहिष्कृत समाज के उत्थान के लिए होगा और इस देश में हम एक ऐसा समाज स्थापित करने में सफल होंगे जहां राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में हर व्यक्ति के अधिकार समान हो। इस सम्मेलन तक भी बाबा साहब के मन में हिंदू धर्म को छोड़ने का मन कतई नहीं था। उल्टा यह कहते थे कि अछूत वर्ग तकलीफों को झेलते हुए भी हिंदू धर्म में सुधार लाने की कोशिश करेगा। नागपुर सम्मेलन के बाद बाबा साहब तेज बुखार के कारण कुछ दिन पीड़ित रहे। बाबा साहब अंबेडकर द्वारा भारत की राजनीतिक आजादी का समर्थन करने से दलित वर्ग को एक नई दिशा मिली। अब तक के आंदोलनों में दलित वर्ग अपने मानवीय व सामाजिक अधिकारों के लिए ही संघर्ष करता आ रहा था। देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने के आंदोलन में अधिक शामिल नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश शासन से अछूत समाज को न्याय की उम्मीद थी और उसे अपने हित में मानता था। लेकिन अब बाबा साहब के नेतृत्व में अछूतों ने भी ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती दी। यह सच है कि अछूतों की दयनीय दशा पर ध्यान नहीं देने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी व कांग्रेस पार्टी की बड़ी आलोचना की थी, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों को भी समय समय पर बेनकाब कर खुली आलोचना की। उनके जैसा सच्चा राष्ट्रभक्त तो अछूतों की सामाजिक समानता के साथ देश व पूरी मानवता के कल्याण की बात करता था।